आज हम लोग जो है सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 101 ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 101 क्यों हो गया बेटा? वो इसलिए हो गया है 101 के हमारे पास लेक्चर नंबर जो है 100 पे टेस्ट था, तो 99 के बाद हम 101 पे आए। मैं आज फिर और बता दूँ, सारी बातें मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं इंशाल्लाह ताला। तमाम लेक्चर्स के यानी वो लेक्चर जो तुमने क्लास में लिया था, लेक्चर नंबर जो है हमारा 96, 97 पे तुम्हारा ग्रैंड टेस्ट हुआ था, उसके लेक्चर्स की तस्वीरें, लेक्चर नंबर 98 की तस्वीरें, लेक्चर नंबर 99 की तस्वीरें और आज का लेक्चर नंबर 101 की तस्वीरें मैं फेसबुक पे पेश कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने तो पहले ही लेक्चर नंबर 96 पे कॉपी ही नहीं की थी, चीज़ें उठ के चले गए थे, तो उसकी वजह से उनको लेक्चर 98 में मुश्किलात हो रही हैं। तो बहरहाल तो ये सब चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने क्लासेस अब तक ली हैं तो उनके लिए मैं शुरू कर देता हूँ। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 9.5 का। तो 9.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जो हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो है एक ही प्रॉब्लम है 9.5 में, मेरे इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सपोज दैट ए बी आर द वेक्टर्स ऑफ द यूनिट लेंथ। उसने इनिशियल इंफॉर्मेशन ये दी है कि वेक्टर ए एंड बी का मैग्नीट्यूड 1 है। शो दैट ए प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट्स सपोज दो वेक्टर्स ले लेते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर की बातें कर रहा है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों इक्वल मान लो, एंड हेड टू टेल रूल से जो है इनको ऐड करो। अच्छा, इनिशियल एंगल वेक्टर्स का बार बार बता चुका है, एट द टेल अल्फा होता है, और जो है रिजल्टेंट वेक्टर ये जो निकल के आया वो है ए प्लस बी वेक्टर निकल के आया, और इसका एंगल दिया हुआ उसने, इसका एंगल थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दो, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। थीटा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए जो है ये एंगल है। व्हाट टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, जरा इस पर गौर करते हैं। हमें प्रूव करना है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। बाइसेक्ट द एंगल अल्फा को बाधा कर देगा। इसके आगे दूसरा भी प्रूफ है, वो बाद में करेंगे, पहले ये एक तरह से डेरिवेशन कह लो, ड्राइव करने आ रहे हैं। इसके दो तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, और इसको एक्सरसाइज 9.2 में एक फार्मूला ड्राइव किया था उससे भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हूँ तो डॉट प्रोडक्ट से कर देता हूँ, और क्वेश्चन 9.2 का क्वेश्चन 4 का आइडिया आखिर में दे देता हूँ। सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए, हमें किन दो वैक्टरों की हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं ये हम चेक कर लेते हैं। हम जिन दो वैक्टरों की डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं वो ले लेते हैं वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए की ए प्लस बी से डॉट। अब वेक्टर ए क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर ए से दोनों एंगल हैं। ए प्लस बी क्यों लिया, क्योंकि उससे थीटा। बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी से थीटा मेजर नहीं हो रहा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का तस्करा तुम बार बार सुन रहे हो, मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अच्छी तरह से समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कई जगह तुम्हें जो है तंग करेगा, मसलन यहीं पे देख लो, अभी तंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है, और अभी आज के और टॉपिक में भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आता है, अगर a प्लस सी बी को हम c प्लस डी से मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी से मल्टीप्लाई होगा, देन ए डी, देन बी सी प्लस बी डी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ऐड होती हुई चीज़ों के ऊपर। तो ज़रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ही वेक्टर है, और याद है ये मल्टीप्लिकेशन डॉट है, तो ए डॉट ऑफ ए प्लस, क्योंकि ऑर्डरी मल्टीप्लिकेशन डॉट होती है, यहाँ कहीं क्रॉस का नहीं बात हो रही है, तो हमने जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए डॉट ऑफ ए प्लस बी, जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाउ दिस इम्प्लाइड वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्म, अगर इन दोनों पे डॉट प्रोडक्ट लगाऊं मैं
तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस एंड एंगल ऑफ द वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब ए और ए प्लस बी के दरमियान कौन सा एंगल है, वो थीटा एंगल आ रहा है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो तुमने ये लगाया था यहाँ पे लगा देते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, ए डॉट ऑफ ए प्लस ए डॉट ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 1 है। याद करो ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला कहाँ से याद आएगा, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लस बी का फॉर्मूला कोसाइन लॉ से तुमने निकाला था एंड वो क्या फॉर्मूला बना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एल्फा, और एल्फा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी है एंड आखिर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ थीटा। ए किस डॉट ऑफ ए 1 के बराबर होगा, क्यों, दो लाइक वेक्टर्स जिनकी वैल्यूज यूनिट वैल्यूज की हों, तो मैं याद दिलाऊं आई डॉट ऑफ आई किसके बराबर होता था 1, तो यूनिट मैग्नीट्यूड के जब भी लाइक वेक्टर एंड ए डॉट ऑफ बी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी के दरमियान एंगल ये। अगेन ये तो 1 डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस ऑफ एल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस ऑफ एल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया गया, अंडर रूट में क्या बचा, 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ऑलमोस्ट अल्फा थीटा की मैं रिलेशन में पहुंच चुका हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा 2 दफा अंडर रूट में लिख लो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा कॉस ऑफ थीटा, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा और 2 क्रॉस करते हुए अंडर रूट 1 प्लस कॉस एल्फा, क्योंकि अंडर रूट में सब एक साथ हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। याद करो आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस एल्फा की, 1 प्लस कॉस एल्फा की आइडेंटिटी तुम्हारे पास क्या आ रही है, 1 प्लस कॉस एल्फा की आइडेंटिटी है 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, कॉस एल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, दिस implies थीटा इज इक्वल्स टू एल्फा बाई 2, hence proved। बड़ी तेजी से इस जगह पे बहुत सारे हमले हुए हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा, यहाँ पे जो है ए डॉट बी, पहले तो हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला याद किया है वो क्या है, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, राइट हैंड साइड पे ये फॉर्मूले लगा दिया, देन ए डॉट बी का फिर फॉर्मूला लगा। तो यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। तो जो हमें प्रूव करना था कि जनाब थीटा जो है वो अल्फा बाई 2 के बराबर है, वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब इस सवाल का अगर दूसरा हिस्सा मैं तुम्हें दिखाऊं तो दूसरे हिस्से में क्या कह रहा है, वो दूसरे हिस्से में वो ये कह रहा है कि जनाब हैंस फाइंड ए वेक्टर विद बाइसेक्ट एंगल। अभी जो तुमने प्रूफ किया है उसमें कहा है जब भी दो यूनिट वैल्यूज के वेक्टर्स ऐड होते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर्स दिए हैं वो यूनिट वैल्यूज के नहीं है। तो सबसे पहले इन वेक्टरों को नाम दे दो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने चलो ए बी नहीं दे रहा, एक को वेक्टर टी कह दिया, टी प्लस 2j प्लस 6k, दूसरे को वेक्टर आर कह दिया और वो क्या हो गया 9 ऑफ i प्लस 6 ऑफ j प्लस 2 ऑफ k, एंड देन इनका यूनिट वेक्टर मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालेंगे,
एंड बाइसेक्टिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, बाइसेक्टिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, वो फॉर्मूला हो गया दो यूनिट वैल्यूज को जब भी हम जमा करेंगे तो वो बाइसेक्टिंग वेक्टर्स ऐड करेगा जो हमें देगा। तो ये बाइसेक्टिंग वेक्टर्स की वो बातें कर रहा है, तो मैंने भी बाइसेक्टिंग वेक्टर्स की बातें की और बाइसेक्टिंग वेक्टर निकालने में कामयाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा मुझे कोई होमवर्क में डिस्कशन नहीं करना, और जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं, अच्छा मैं तुम्हें बता दूं कि भाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे सवालात का। तुम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, 24 घंटे में रिप्लाई दे दूंगा। कुछ बच्चों ने अच्छे चैनल पे कमेंट दिए हैं, वाकई में उन पर भी अमल करने के मूड में हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन थी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं तुम्हें बताता चलूँ, जो मैंने लाइन ऑफ एक्शन चेंज की हुई है। मैंने एक्सरसाइज 9.4 को अभी रोका हुआ है, बिल्कुल करवाना कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरा इरादा है कि एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.6 एंड एक्सरसाइज 9.7 करवा दी जाए, क्योंकि ये वो 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें अब तक 95% वेक्टर यहाँ से एग्जाम में आता है। यानी कि 9.4 नहीं, 9.3 नहीं, 95%। 5% बाकी एक्सरसाइजेस, 5% में कौन सी एक्सरसाइजेज हैं उनमें फिर 9.4 का है और 9.3 का शामिल है। तो ये वेक्टर बेसिकली ये 5 एक्सरसाइजेस का सारा गेम है। हमें जो है इस वक्त आज 9.6 छोटी सी एक्सरसाइज है और 9.7 भी छोटी सी है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों को कंप्लीट करा दूँ। और ओरिजिनल लेक्चर में भी ऐसी है, ये नहीं है कि कंप्यूटर पे बहुत तेज ले रहा हूँ तुम अगर इस चक्कर में हो। मैं हमेशा अपने ओरिजिनल जो है उसको फॉलो करता हूँ। एक काम आगे करने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाऊँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बार बार मुझे भी तंग करेगा आज और तुम्हें भी तंग करेगा। ज़रा तुम मुझे बोलो, ये बताओ कि अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है r प्लस t से, तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? हाँ, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो फिर 3 से। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ एक साथ में करना है। एक साथ से मुराद है एक ही स्टेप में करना है। a x से मल्टीप्लाई हुआ, r से मल्टीप्लाई हुआ, a x r, a x से मल्टीप्लाई हुआ, देन t से मल्टीप्लाई हुआ, a x t, देन इसी तरह a y से मल्टीप्लाई हुआ, देन r से, a y से मल्टीप्लाई हुआ, देन t से, फिर b मल्टीप्लाई हुआ, b x r, b x t, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। b y r, b y t। तो अभी थोड़ी देर में एक्सरसाइज 9.6 के अंदर हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बहुत सारे बच्चे इसी में उलझते हैं, तो मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ पहले इसको कॉपी कर लो और इसको 2-3 दफ़ा करो। जब तुम ये करोगे तो अभी थोड़ी देर में जो मैं काम करूँगा तो वो चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ और याद आई जो मैंने तुम्हें कहा था और मैं करवाना भूल गया। मैंने कहा था इस सवाल को करने का एक और तरीका भी है, बिल्कुल एक और तरीका भी है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 है वो, और उसमें जो है एक फॉर्मूला तुमने ड्राइव किया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू बी ऑफ साइन ऑफ एल्फा अपॉन क्या है, ए प्लस बी ऑफ कॉस ऑफ एल्फा। याद है थीटा वही एंगल है जो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए के साथ बना रहा है। ये ए प्लस बी है और ये वेक्टर ए है और ये थीटा एंगल है, और अल्फा वो एंगल है जो इनिशियली वेक्टर ए एंड बी के दरमियान दिया गया था, जिसको हमने बाद में यहाँ पे हेड टू टेल से ऐड किया था। अब इसमें अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 के बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 के बराबर है, तो डायरेक्ट हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस। तो ये भी मेथड है। मैंने एक्चुअली वहाँ पे प्रोडक्ट लॉ इसलिए करवाया, या मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसलिए करवाया कि टॉपिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है। बहरहाल अगर कोई इस तरह कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो भी रॉन्ग नहीं है। एंड तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे नज़र आने लगा होगा,
और इस मेथड से तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। दिस विल बी टेंजेंट अल्फा बाई 2, दोनों तरफ से इन्वर्स लेने पे हैंस प्रूफ। तो ये मेथड भी है। मैं प्रेफरेंस जो है 7वें सवाल में प्रोडक्ट वाले को देता हूँ। उसकी वजह यह है कि टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट का दिया गया था। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 9 पॉइंट उसमें मूव करना चाहेंगे। किसके अंदर अगली एक्सरसाइज है 9 पॉइंट। ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक तो तुम दो वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे थे। ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। अभी तय करते हैं कि क्रॉस होगी कि डॉट होगी। ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह लिखा जाता है या इस तरह भी लिखा जाता है, कॉमा लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का? अब उसका फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब होता है कोई से दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट जो तुम्हें अच्छे लगे और तीसरे की उससे डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, ए क्रॉस सी कर लो और डॉट ऑफ क्या कर लो, बी कर लो। तीनों को यूज करना है, ये नहीं है यार ए दोबारा रिपीट हो जाए। एंड कुछ भी इसमें ऑर्डर कर सकते हो। आई मीन बी ऐसी रहे, डॉट ऑफ क्या होगा, सी क्रॉस ऑफ ए। ये सब ट्रिपल प्रोडक्ट है। और ये भी हो सकता है कि जनाब क्या करें, हम सी को यहाँ रख लें और ए क्रॉस ऑफ बी। तुम जैसे देख रहे हो यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के में आएगा। जब डॉट होगा तो ये स्केलर आएगा, तो इसको ट्रिपल प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आउटकम हमेशा क्या आता है, स्केलर फॉर्म में आएगा ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में ये कोई से दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो। ये अब ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें जो हम फाइंड करते हैं। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे ये दो वेक्टर्स आइडेंटिकल हैं, गौर करो आइडेंटिकल में क्या होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बी डॉट ऑफ ए क्रॉस ऑफ ए। अब जब भी दो लाइक वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो है साइन इन्वॉल्व होता है और लाइक वेक्टर्स के अंदर एंगल 0 है, तो ये ऑलवेज 0 हो जाती है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी भी पोजीशन में, मसलन तुमने ये देखा सी एंड देन यहाँ बी लिखा हुआ है, दो लाइक वेक्टर्स हैं, एनी पोजीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको 0 कर दो। उसको एवुलेट या सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं है। और अगर तीनों के तीनों आइडेंटिकल आ जाएं तो उसको थैंक यू कहो, और वो तो डेफिनेटली 0। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स आ रहे हैं तो कभी भी उन आइडेंटिकल वेक्टर्स की हम ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करते हैं। अब इसमें जो बात आ रही है ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कि अगर यूनिट वैल्यूज के वेक्टर्स आ जाए आई जे के और इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट करनी हो, बिल्कुल है, आराम से कर देते हैं। आई डॉट ऑफ जे, कोई से दो को यहाँ ले लो एंड जे, और तुम्हें याद आएगा वो रूल याद दिलाऊं मैं, आई जे के वाला। आई जे के वाला रूल याद दिलाऊं, बड़े मज़े से तुम्हें याद आना चाहिए। तो ये क्या है, अगर तुमने पीछे होमवर्क नहीं किया है एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज का, तो बिला वजह तुम क्लास ले लो। जब तक तुम होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक तुम प्रेशर नहीं लोगे, ये एक लेक्चर मेरा जो है 1 घंटे सवा घंटे का होता है, फिर तुम यहाँ आधा घंटे से 1 घंटा लगाते हो, तो 2-2.5 घंटे तो तुम्हें यहाँ बैठना है क्लास वर्क तक। एंड देन उसके बाद होमवर्क का जो सिलसिला तुम करते हो वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। तो तुम जितने सीनियर हो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि बगैर होमवर्क किए हुए हम कोई काम कर रहे हैं तो वो इंतहाई बेकार काम हो रहा है। जे इंटू के क्या निकल के आएगा, आई। एंड अभी मैंने तुमसे बात की थी कि दो लाइक वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की जाए और उनका मैग्नीट्यूड, तो उसका वो मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो क्या आता है 1। तो इसका मतलब है आई डॉट ऑफ जे डॉट ऑफ के। एंड ट्रिपल प्रोडक्ट में अभी मैंने तुमसे कहा ऑर्डर डजेंट मैटर करता है, के इंटू आई इंटू
जे। क्यों? ट्रिपल प्रोडक्ट तो हमने पहले ही कह दिया स्केलर है कि -1 भी आता है तो उसको सिंपली ओमिट कर देंगे एंड कह देंगे ये क्या है कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, माइनस लगता नहीं है। अब एक सवाल ले लेते हैं जिसमें हम ट्रिपल प्रोडक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले इस सवाल के अंदर उसने कहा है कि 3 वेक्टर्स हैं, उनको कोई नाम दे दें, आसानी हो जाती है नाम देने से। नाम दे दो। ए वेक्टर किसके बराबर है? 3i - j + k। देन वेक्टर बी किसके बराबर है? वो बराबर है 2i + 3j। एंड वेक्टर सी किसके बराबर है? j + 5k। ये हमारे पास 3 है। इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी 3i - j + k 2i + 3j और j + 5k। अब क्या करता हूं मैं? कोई से दो की जो है क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए, कोई से दो की पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, बाद में डॉट कर लो, कोई फर्क नहीं है क्योंकि डॉट होते ही वो इसके लिए बचे। मैं इन फर्स्ट 2 की जो है क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट का तुम्हें रूल याद दिला दूं। यस, डिटरमिनेंट वाला। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिसको पहले लिख लो जिसको बाद में लिख लो, एंड डॉट ऑफ j + 5k। इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। इसको ओपन करके इसकी जो है -3i लेक्चर की मैंने आइडिया आ गया कि अब बल्कि तुम्हारे में से किसी एक स्टूडेंट ने दिया है, ओवैस ने दिया है, तो उसी के आइडिया पे मैं काम करूंगा। फेसबुक पे लेक्चर की तस्वीरें लगा दूंगा ताकि तुम्हें लेक्चर मिल जाए। ये हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम आ गया। एंड यहाँ से हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें। डॉट में लाइक से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आई कंपोनेंट नहीं है तो i डॉट ऑफ i 0 हो गया, j कंपोनेंट के कोफिशिएंट 2 हो गए एंड 55। एंड इस ट्रिपल प्रोडक्ट का जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है? 57 आ रहा है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए कोई से दो वेक्टरों को क्रॉस कर दो, क्रॉस पहले कर लो कि क्रॉस बाद में कर लो, डॉट पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि फिर उसके बाद यही आएगा। बट ये मेथड डेफिनेशन मेथड है, इससे हम करेंगे नहीं। फिर एक फॉर्मूला दिया है, इससे भी आसान उसने फॉर्मूला दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स वालों ने वेक्टर में आके इंटरफेरेंस की, उन्होंने कहा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ तो इस तरह भी आ जाएगी। तो फिजिक्स के साथ साथ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की, तो जब भी तो उन्होंने आइडिया दिया। तो ट्रिपल प्रोडक्ट करने का भी एक स्मार्टर तरीका है, उस स्मार्टर तरीके की तरफ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एंड उस स्मार्टर तरीके में हम करने क्या जा रहे हैं, यही सवाल दोबारा कर रहे हैं। एंड बहुत ही आसान तरीका है स्मार्टर तरीके में। जैसे कि तुम्हें याद है इन सवालों में हमने ए बी सी वेक्टर डिक्लेयर कर दिया था और इसकी ट्रिपल प्रोडक्ट क्या डिक्लेयर की थी? 3i - j + k, बीच में कॉमा लगाओ या ना लगाओ, 2i + 3j एंड j + 5k। ये वो कहता है मैथमेटिक्स वाला एक डिटरमिनेंट बनाओ। पहली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो, i j के नहीं लिखना, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर रहा, ट्रिपल प्रोडक्ट कर। दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो और इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, जवाब 55 आ जाएगा। क्योंकि पूरा लेक्चर तुम्हें प्रिंट आउट मिल जाएगा तो उसमें जवाब 55 तुम्हें नजर आ जाएगा, वर्किंग पूरी नजर आए, वही सेम आंसर इसका आ गया। तो ट्रिपल प्रोडक्ट करने का सही तरीका ही है। इसका मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट तो बहुत आसान है। अच्छा, इसमें और भी मजेदार बात है, इसमें जरूरी नहीं है तुम पहले वेक्टर के कोफिशिएंट पहले लिखो, तुम लास्ट वेक्टर के कोफिशिएंट पहले लिख, किसी के कोफिशिएंट लिख दो, एक के दो दफा ना लिख देना बस। मतलब तीनों वेक्टर में जो, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। और अगर आंसर -55 भी आ रहा है तुम्हारा तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक रीजन दोगे, स्केलर क्वांटिटी है, एंड उसके बाद जो है वो माइनस साइन को भी हम ओमिट कर देंगे। तो ट्रिपल प्रोडक्ट करने का राइट मेथड ये है। अभी बहुत सारे सवाल इस मेथड पे कर रहे हैं। बहर एक और ट्रिपल प्रोडक्ट का मेथड है, उसको मेथड को कहते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये ज़रा टफ मेथड है,
मतलब आज की क्लास में जो सबसे टफेस्ट काम है वो अब मैं करने जा रहा हूँ और उस पर भी एक दो सवाल तुम्हें मिलेंगे। तो ट्रिपल प्रोडक्ट करने जा रहे हैं हम और जो है वो किस तरह करने जा रहे हैं, बाई वो ABC वेक्टर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3i minus j plus k 2 of I plus 3 of j plus 5 of k ट्रिपल प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिकॉल करो। a को तुमने x से मल्टीप्लाई किया एंड देन r से, क्या लिखा, ax r। अब देखना 3i 2i से मल्टीप्लाई हुआ, देन लिखोगे कैसे 3i 2i j। ट्रिपल प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहां लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ और वो तीसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट से, प्लस हमेशा फॉर्मूले में प्लस आता है। अब ये माइनस बनेगा, बाद में इसको तय करेंगे। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ 3i, सबसे मुश्किल काम आज का यही है। 3i देन यहाँ के सेकेंड कंपोनेंट 5k से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3i। अब जरा देखना 3i 2i से मल्टीप्लाई होकर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 3i कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3j से, बीच में स्पेस देना एंड 3i 3j एंड देन j। बाद बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्टों के अंदर छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं एंड उनको 0 दे दिया जाता है। 3i 2i से मल्टीप्लाई हुआ देन j से, अब 3i 2i से मल्टीप्लाई हुआ एंड 5। अभी हमने पहले वेक्टर के पहले कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन की। जिन्हें मुश्किल लग रहा है पहले इसको 4-5 दफा करो। जब इसको तुम 4-5 दफा करोगे तो तुम्हें ये स्टेप समझ में आएगा। इसमें हर साल यही प्रॉब्लम आती है। देन पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट माइनस j 2i से मल्टीप्लाई हुआ देन j से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस ऑफ j 2i से मल्टीप्लाई हुआ एंड लास्ट वेक्टर के लास्ट कंपोनेंट से माइनस j 2i देन j, माइनस j 2i देन 5k। अब माइनस j 3j से मल्टीप्लाई होगा, माइनस j 3j से मल्टीप्लाई होगा एंड देन लास्ट वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट से माइनस j कैसे मल्टीप्लाई होगा 3j से एंड देन प्लस 5 ऑफ k। गौर करो i से जो मल्टीप्लाई हुआ था 3 कंपोनेंट बनने, j से माइनस j से जो मल्टीप्लाई हुआ 4 कंपोनेंट बने, यहाँ पे भी 4 बने एंड आखिर में k से मल्टीप्लाई होना बाकी है, फर्स्ट फैक्टर का लास्ट कंपोनेंट 4 बनेंगे k। अभी इनको सिंप्लीफाई करेंगे, वो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। k सिर्फ इनको अरेंज करना, k दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट 2i से मल्टीप्लाई हुआ देन j से, प्लस क्या हो गया k 2i से मल्टीप्लाई हुआ देन 5 ऑफ k से, k लास्ट पहले वेक्टर का लास्ट कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लास्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ एंड लास्ट वेक्टर के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ एंड देन उसके बाद है k। एग्जाम में इस पे भी टॉपिक दिया हुआ है, आ जाता है सवाल कभी कभी इस पे 5 ऑफ k। इस वक्त ये 12 ट्रिपल प्रोडक्ट में तब्दील हो गया एंड तुम्हें थोड़ी तरह याद दिलाऊं, तुम्हें प्रेशर बिल्कुल नहीं लो। तुम्हें याद आना चाहिए कि 2 आइडेंटिकल वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल गया इनमें से बहुतों को 0 हो जाना है। चलो करते चलते हैं, इनमें से 0 कौन कौन होता जा रहा है। पहला कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले कंपोनेंट में 2 i's लगे हुए हैं। देन दूसरा कंपोनेंट भी 2 i मौजूद हैं, 0 हो जाएगा एंड यहाँ 2 j हैं, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 i हैं, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 j's हैं, राइट। और ये जो है हमारे पास, ये वेक्टर को मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा, मुझे 3i
2i से मैं तो आई से जब जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे शुबा हो रहा है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा स्टेटमेंट। लेट्स को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये चीज़ मैंने गलत कॉपी कर ली थी। 3i कैसे मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी 3j से एंड देन वो 5k से, क्योंकि पहला कंपोनेंट 2i से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों 0 हो गए। j जब 3j से 0 हो गया, नहीं 3i j एंड j 0 हो गया, देन 3i j से मल्टीप्लाई होते हुए k, तो ये सॉरी मैंने बिल्कुल गलत लिखा हुआ है इसको। 3i के बाद ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑफ j, सॉरी। और फिर अब यहाँ पे तुम गौर करो, इसमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, तो इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 3 45, कोफिशिएंट बाहर ले आए एंड आई जे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर नहीं बदलना अंदर का। ये 3 3 9 5 45 एंड 2 आइस मौजूद है हमारे पास, 0 हो जाएंगे, सॉरी 2 जेस मौजूद हैं, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे गौर करना कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है तीनों डिफरेंट है। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, माइनस भी बाहर ले आना, -10 कैसे हो गया, 5 2 10 -10 एंड ऑर्डर नहीं बदलना, जे आई के ऑर्डर नहीं बदलना, ऑर्डर को वैसे ही रहने देना। 2 आई से बल्कि जे से 0 हो जाएगा, 2 जे से 0 हो जाएगा एंड देन ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर नहीं बदलना, 2 के आई जे, ऑर्डर नहीं बदलना, ऑर्डर नहीं बदलना। 2 के से 0, 2 जे से 0, ऑर्डर नहीं बदल, 2 के से 0। अब इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल 2 कंपोनेंट बचे हैं, बाकी सब जो है 0 हो गए। अब इसमें इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट का ऑर्डर देखो, याद है कि वो वेक्टर का ऑर्डर, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है, ये सब चीज़ें तुम्हें याद नहीं आएंगी। 45 और इसी ऑर्डर में आई जे के -10 जे आई के रिवर्स ऑर्डर है, देखो जे आई के। अब इसको मैं अगर ऑर्डर को सीधा करूंगा आई जे के, तो इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, वो माइनस इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब मैंने इसको रिवर्स किया तो वो माइनस बाहर आ गया। इस तरह के आई जे इन द डायरेक्शन है, के आई जे सेम डायरेक्शन में, तो ट्वाइस ऑफ के आई जे लिखूं या आई जे के लिखूं, एक ही चीज है। इन सबको ऐड करो, 57 आई जे के एंड तुम्हें याद दिलाऊं कि आई जे के की ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। तो 57 इंटू 1 इट विल बी 57। मैंने 3 तरीके से अपनी ये एग्जाम्पल करके दिखाई। पहला जो है जिसे कहते हैं डेफिनेशन मेथड, कि 2 की क्रॉस प्रोडक्ट और 1 की डॉट प्रोडक्ट। एंड डेफिनेशन मेथड में ये पता चला कि जनाब जवाब में कोई फर्क नहीं आया और जवाब वही का वही रहा जो कि हमें मिला। देन मैंने दूसरा जो काम किया वो मैंने ये करके देखा कि जनाब जो है हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हमने ये करके देखा कि वो एक डेफिनेशन एक डिटरमिनेंट वाला मेथड निकाला और करना उसी से। ये मेथड जो आखिर मैंने किया और काफ़ी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सिर्फ जब करना है जब वो कहेगा, और कैसे कहेगा मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। उसमें कब है, जब आई जे के में हो, जब सवाल आई जे के में हो, हमेशा डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज़ करना है, अपने दिमाग में मान लो। और सवाल आई जे के में ना हो, कैसे होगा वो अभी दिखाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड बार बार मैं तुमसे कह रहा हूँ इस वक्त लेक्चर रोक के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को 2-3 दफ़ा कर लो, तो ताकि तुम्हारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का निकल जाए। तो बहरहाल अब तुमने देखा मैंने ये बेस वैल्यू पुटअप कर दी। बेस वैल्यू पुटअप करने से मेरी मुराद ये होती है कि अब मैंने अपने जो है ट्रिपल प्रोडक्ट का आइडिया बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब छोटे छोटे सवाल आते हैं, उनको मैं निपटाते हुए एक्सरसाइज को निपटा दूंगा।
सिंप्लीफाई कह रहा है, मीन्स मुख्तसर करो। कॉमा लगाना जरूरी नहीं है, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं। अभी मैंने तुमसे कहा कि अगर आईजेके में ना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, तो एग्जाम में ये सवाल भी आते रहते हैं। यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से माइनस दिस, देन उसके बाद है 2b, देन उसके बाद क्या है -4a। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लगाया माइनस ऑफ a 2b -4 ऑफ a, देन प्लस क्या है -a, दूसरे वेक्टर का पहला कंपोनेंट 2b, एंड देन c वेक्टर, प्लस क्या होगा -a, दूसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट 3c, एंड देन -4 ऑफ a, प्लस माइनस ऑफ a 3 ऑफ c, दूसरे वेक्टर का लास्ट कंपोनेंट, लास्ट वेक्टर का भी लास्ट कंपोनेंट, एंड पहले कंपोनेंट से जब मल्टीप्लाई किए 4 ट्रिपल प्रोडक्ट निकल के आएंगे। अभी इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि कुछ इनमें से जीरो होंगी, डेट पे कुछ सही सोच रहे हो। देन अभी 4 प्रोडक्ट -b से आएंगी, 4 प्रोडक्ट -c से आएंगी, तो मैं चाहूँगा जल्दी से उन 4 प्रोडक्ट को लिख लूँ, और वो 4 प्रोडक्ट क्या आ रही हैं -b, 2b से मल्टीप्लाई हुआ -4 ऑफ a, प्लस क्या होगा माइनस ऑफ b, पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, और लास्ट वेक्टर का लास्ट कंपोनेंट, प्लस -b, पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, और पहले लास्ट वेक्टर का पहला कंपोनेंट, एंड देन -b 3c से मल्टीप्लाई हुआ, -b 3c से मल्टीप्लाई हुआ, एंड देन c से मल्टीप्लाई हुआ। ये हमारे कितने हो गए 8 प्रोडक्ट हो गए। प्लस अब मैं पहले वेक्टर का लास्ट कंपोनेंट को लेने जा रहा हूँ, पहले वेक्टर का लास्ट कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ, दैट इज -c 2b एंड -4 ऑफ a, प्लस क्या होगा -c 2b एंड प्लस ऑफ c, प्लस -c 3c -4 ऑफ a, एंड लास्ट में क्या होगा -c 3c से मल्टीप्लाई होते हुए c। तो अगर तुम चाहो गिनना चाहो तो 8 कंपोनेंट हो गए, एंड 8 में बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, ये दोनों सेम है, जीरो हो जाएंगे। यहाँ सेम नहीं है तो मैंने बताया कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके बाहर ले आओ, -2a b एंड c, एंड यहाँ करो दो आइडेंटिकल हैं 0, 2 आइडेंटिकल हैं 0, 2 आइडेंटिकल वेक्टर बी बी है, कोफिशिएंट नहीं देखो, माइनस साइन नहीं देखो, बी बी है, लाजमी तौर पे इनका जो है वो 0 आएगा प्रोडक्ट, बी बी देखो 0 आएगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 प्लस 12, ऑर्डर नहीं बदलना, जिस ऑर्डर में दिए हुए बी सी ए की फॉर्म में दिए हुए दोनों सी, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस 4 2 8 सी बी ए, एंड यहाँ क्या हो रहे हैं दोनों 0, यहाँ क्या हो रहा है 0, यहाँ क्या हो रहा है 0। हमारी ये ट्रिपल प्रोडक्ट निकल के आ गई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो वही है ऑर्डर क्या लेना है। अब एक ऑर्डर बना लेते हैं, 1 मिनट, एक हम ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं। ऑर्डर क्या जनरेट करना चाहूँगा मैं, जस्ट ए मिनट, मैं एक चीज़ को चेक कर रहा था, हाँ ठीक है। ऑर्डर क्या ले लेंगे, सॉरी ऑर्डर हम इस तरह ले लेंगे, ये हमारा ऑर्डर आ गया, सॉरी क्लॉकवाइज। अब आई के नहीं लिखेंगे ए बी सी, एक तरतीब में, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर तुम एक तरतीब में नहीं लिखोगे तो वहाँ जवाब भी एक तरतीब में नहीं आएगा। ये क्या था हमारे पास, पहला वाला ए बी सी है, -2 ए बी सी एज इट इज, कॉपी कर दो।
क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है, कोई बात नहीं, बी सी ए ऑर्डर में ही है, इसको सिर्फ सीधा करना है 12 ए बी सी, यानी बी सी ए को ए बी सी बी लिख सकते हैं। क्या ये ऑर्डर में है? सी बी ए नहीं, रिवर्स डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन में माइनस बाहर आ जाएगा 8, जब इस डायरेक्शन को सीधा कर रहा हूँ ए बी सी लिख रहा हूँ तो माइनस बाहर आ गया ए बी सी। अब तीनों ए बी सी हैं, जरा इनको सिंप्लीफाई करो, ये 12 में से -10 जाएंगे, 2 ए बी सी बच जाएगा, एंड यही हमारा आंसर है। हाँ, इसको और क्या निकालेंगे आंसर? सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था, उसने कहा था इस स्टेटमेंट को, ट्रिपल प्रोडक्ट को छोटा मुख्तसर करके दिखा दो, मैंने मुख्तसर तरीन करके इसको दिखा दिया। हाँ, कोई आई जे के होता तो मजीद सिंप्लीफाई हो जाता, ये आई जे के नहीं है, इसलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो ये था हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो एग्जाम में कम कम आते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी सवाल आते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट 5 ईयर्स में हमारी एक्सरसाइज 9.5, 9.6 और 9.7 छाई नहीं है, क्योंकि 2 सवाल करने होते हैं और 2 सवाल आते हैं और छाई नहीं है, और इसी आइडियाज के ऊपर एमसीक्यू मुकम्मल तौर पे मौजूद है। अब जो आज हमारे पास रह गया टॉपिक हमारी, वो बहुत बहुत आसान है, कंपैरेटिव। तुमने अब मुश्किल तरीन क्लास का पोर्शन गुजार लिया है। अब वो कहता है क्या है, एप्लीकेशन पे लाएगा और तुम्हें ट्रिपल प्रोडक्ट के इस्तेमाल समझाने की कोशिश करेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। अब जरा सोचो, 3 स्केलर क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई की जा रही हैं और उनसे क्या प्रोड्यूस होता है? वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। एरिया के लिए तो 2 जो है लेंथ चाहिए होती है, ये वॉल्यूम के लिए। तो उसने कहा ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम निकाल सकता है। किस चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकता है? ये इस तरह की शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप, और इस तरह के उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम निकल सकता है किसका? रेक्टेंगुलर बॉक्स का। रेक्टेंगुलर बॉक्स को जो टेक्निकली कहते हैं वो हम कहते हैं पैरेललोपाइड। क्यूब क्यों नहीं कहते? क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बराबर होना जरूरी है, तो क्यूबॉइड नहीं कहा जाता, ये क्यूब नहीं कहा जाता। पैरेललोपाइड क्यों कहते हैं? गौर करो, आमने सामने की दीवारें पैरेलल हैं, छत और फर्श पैरेलल है। तुम जिस कमरे में बैठे हो और जब वो लंबा सा कमरा है तो देख लो उसकी दीवारें एक दूसरे के पैरेलल हैं, अपोजिट दीवारें भी पैरेलल हैं, छत। तो ऐसी चीज को रेक्टेंगुलर बॉक्स कह दो या पैरेललोपाइड कह दो। एंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या होगा? वो ये होगा, इन तीनों, अगर वो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो तीनों वेक्टर्स की, ये इसके एच का वेक्टर है, वेक्टर ए, ये इसकी ब्रेथ का वेक्टर है, वेक्टर बी, ये इसकी हाइट का वेक्टर है, वेक्टर सी। तो अगर तीनों एजेस के, तीनों किनारों के, तीनों लंबाइयों के वेक्टर दिए हुए हो तो हम जो है ट्रिपल प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। बड़ा आसान सा आइडिया है, बहुत छोटा सा सवाल है, एग्जाम में बड़ी कसरत से आता है। सबसे पहले तो आप यहाँ से यूं शुरू करेंगे, लेट करके, लेट वेक्टर ए नाम होता क्या है, बहुत आसान सवाल है, बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चे बड़ी बेदर्दी से इसको बर्बाद करते हैं। हमेशा याद रखो, वेक्टर्स के नाम देना जरूरी हो जाते हैं। +4 ऑफ के, एंड वेक्टर सी क्या है मेरे पास? वो है 5 ऑफ आई +3 ऑफ जे +4 ऑफ के। एंड यहाँ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड का फॉर्मूला लिखा, ए बी सी, एंड देन इनमें वैल्यूज डाल दी, 3i +2j -k, i -j +4 of k, 5 of i +3 of j of k, एंड ये वॉल्यूम निकालने के लिए। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट करने के तुम्हें 3 तरीका थे। एक डेफिनेशन मेथड है जिसमें पहले 2 वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, देन डॉट मना कर दिया, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा मेथड मैंने बताया, आई जे के में सवाल हो तो डायरेक्ट डिटरमिन, वही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहाँ जब होगा जब आई जे के में वेक्टर नहीं दिए हुए हो। तो आई जे के में वेक्टर दिए, कोफिशिएंट लिखना शुरू कर दो। एंड मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ, इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो वॉल्यूम निकल आएगा, दिस मच यूनिट्स क्यूब, आंसर।
अगला सवाल भी एक एप्लीकेशन पे आखिरी सवाल है हमारी मौजूदा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है। तुम अगर गौर करो तो ये हमारी पैरेलल पाइप के 3 एजेस हैं, 3 किनारे हैं जिन्हें तुम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कह रहे हो, और ये जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, 3 वेक्टर जो दिए। अगर ये नीचे आ जाए तो क्या पैरेलल पाइप बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कोप्लेनर, एक सरफेस में आ गए, प्लेन में आ गए। तो जब वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। जैसे तुम्हें याद दिलाऊं कि जब एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स होते हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 होता है। तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं एक सरफेस में हैं तो उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। कंडीशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। अब इस आइडिया के ऊपर वो सवाल दे रहा है और यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा। बड़ी कसरत से ये सवाल एग्जाम में आता है इस टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सो दैट दीज 3 वेक्टर। सवाल बहुत छोटा है इसलिए पहले डिटेल में जाना। 5 नंबर का सवाल है, पूरी कहानी लिख देना, यानी पहले वेक्टरों का नाम दे दिया। मैं टेस्ट में देखता हूँ बच्चा बहुत जल्दी में होता है और डिटेल कर ही नहीं होता है। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, I + 2 of j - 6k। एंड क्या कहेंगे हम? इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वॉल्यूम का जिक्र गायब कर देंगे। देन जैसे कोलिनियर में एरिया 0 होता है, कोप्लेनर में ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। और अब वो ये कह रहा है ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो ज़रा इस कांस्टेंट h की वैल्यू निकाल दो। क्या होगा? बात हुई ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी हो आईजे के फॉर्म में तो क्या करना है? डिटरमिनेंट लेना है। कोई वेक्टर पहले ले लो, ये मैं आपकी दूसरे नंबर पे ले रहा हूँ, कोफिशिएंट जानबूझ के, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंड -1 h5। तुम देख लो इस डिटरमिनेंट में एक अननोन है, इसको ओपन जब तुम करोगे तो h की वैल्यू निकल के तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं इस प्रोसेस में जाना नहीं जा रहा हूँ, डिटरमिनेंट ओपन करना। यानी यूनिट की ना लिख देना, वॉल्यूम नहीं निकाला तुमने, h की वैल्यू निकाल। अब एग्जाम में 5 नंबर के लिए कई दफ़ा इस टाइप का सवाल आया हुआ है। वेक्टर्स में 11.5, 11.6 एंड 11.7 से कई दफ़ा सवाल आए हुए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.5 एंड हो जाती है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? एक्सरसाइज जो है 9.6 मुकम्मल हो गई है तो हम 9.7 पे मूव कर जाएंगे। एक्सरसाइज 9.7 में एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है इन फिजिक्स में इस्तेमाल। एंड इसमें कोई मेरे पास थ्योरी फार्मूला नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊँ, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हें ले आ रहा हूँ एंड बड़े आराम से जो है ये सवाल तुम्हें समझ में आ जाएगा। 2 forces this and this are acting and at a particle, find the net force. Let F1 3 of I minus of j plus 4 of k and F2 force क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 of I plus 3 of j माइनस ऑफ के। 2 फोर्सेस हमने लिख दी। नेट फोर्स F निकालनी है। हाँ भाई, नेट फोर्स किसके बराबर होगी? F1 प्लस F2। एडिशन ऑफ वेक्टर की एप्लीकेशन दिखाई उसने। एडिशन ऑफ वेक्टर तुमने 9.2 में किया, एडिशन ऑफ वेक्टर तुमने 9.3 में किया। तो मैंने कहा ज़्यादातर फिजिक्स में वो इस्तेमाल दिखा रहा है, नॉलेज ऑफ फिजिक्स। लाइक वेक्टर में ऐड कर दो। बहरहाल एग्जाम में इतना छोटा सवाल नहीं आता, खुश रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में इतना छोटा सवाल नहीं आता। एग्जाम में क्या आता है? अब मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ। आखिरी सवाल है आज की क्लास का एंड आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी रात। तो कोई थ्योरी, कोई फार्मूला एक्सरसाइज 9.7 में नहीं है।
Two forces of 3 units and under root 11 units are acting in the direction of this and this. The body displaces from this. Find the work done. वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है F डॉट डी. उसने डिस्प्लेसमेंट के लिए दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, इसको A कह दो, इसको B कह दो. तो D निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा OA हेड टू टेल से AB वेक्टर है, OB माइनस OA, D वेक्टर निकल आएगा. फोर्सेस के लिए हमें क्या करना होगा? मैं लाइन ऑफ एक्शन बता दूं, मैं सवाल नहीं सॉल्व कर रहा. फोर्सेस के लिए हमें एक्सरसाइज 9.3 के मेथड में जाना पड़ेगा. मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दिया है, हम उस मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. वेक्टर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब है अगर इस वेक्टर को मैं लेट सपोज जो है डायरेक्शन वेक्टर को R1 ले लूँ और वो 2 ऑफ I, मैं समझा रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ, घबराना नहीं, प्लस 2 ऑफ J, 2 ऑफ K. तो यहाँ का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा R1. एंड देन फोर्स 1 का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ R1. इसी तरह फोर्स F2 भी करना पड़ेगी. तो काम थोड़ा लंबा हो गया, मैग्नीट्यूड तो दिए हुए, लेकिन हमें पहले जाके R2. तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों को फिर ऐड भी करना पड़ेगा. F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2. तो काम लंबा है, फोर्सेस के लिए अलग काम होगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग काम होगा. तो पहले हम फोर्सेस का काम कर लेते हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट का, एंड आखिर में इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो ये दिखा रहा है एप्लीकेशन वेक्टर किस तरह अप्लाई हो रहा है हमारी फिजिक्स में, उसकी तरफ वो लेके तुम्हें जा रहा है. तो थोड़ा सा लंबा सवाल है, बेशक ये आखिरी तो है लेकिन लंबा भी हो गया है. मैं डेटा बनाना शुरू करता हूँ. लेट क्या ले लेते हैं, F1 फोर्स जो है का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट्स है, एंड F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट 11 यूनिट्स है. और वेक्टर R1 जो है वो क्या है? 2 1 2. और वेक्टर R2 क्या है? 1 3 1. एंड डिस्प्लेसमेंट D1 का वेक्टर क्या है? पहले 3 7 1. एंड D2 का वेक्टर क्या है? कोई नाम, इनको तुम ए भी नाम भी दे सकते हो, -4 1 5. सबसे पहले वर्किंग में मैं इन दोनों के यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँगा. R1 वेक्टर है 2 ऑफ I प्लस ऑफ J प्लस 2K. एंड R2 वेक्टर जो है मेरे पास वो है I प्लस 3 ऑफ J प्लस ऑफ K. एंड R1 का मैग्नीट्यूड तुम निकाल लोगे, क्या निकल के आएगा? अंडर रूट, कितना शब्द बिल्कुल ठीक था तुमने, अंडर रूट तो है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. एंड R1 का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट आ गया. एंड R1 का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R1 का, और वो जो हो जाएगा R1 का वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑफ I प्लस ऑफ J प्लस 2K डिवाइडेड बाई 3. सिमिलरली R2 का यूनिट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? R2 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. एंड R2 का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो अंडर रूट 11 यूनिट्स आ जाएगा. एंड R2 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. एंड R2 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? I प्लस 3 ऑफ J प्लस ऑफ K डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11. एंड देन F1 फोर्स क्या है? F1 फोर्स है जनाब F1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ R1. एंड इसी तरह F2 फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ F2 मल्टीप्लाई बाय R2. एंड F1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 3 इंटू 2 ऑफ I प्लस ऑफ J प्लस ऑफ 2K डिवाइडेड बाई 3. एंड F1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ऑफ I प्लस ऑफ J प्लस ऑफ 2K, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल है. एंड F2 क्या हो जाएगा? वो अंडर रूट 11 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोर्स का I. तो मैंने अपने लिए आसान मिसाल बनाई है जिसमें चीज़ें कैंसिल होती जा रही हैं ताकि सिंपली मैं समझा सकूं.
अब दोनों फोर्सेस निकल के आएंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 के एप्लीकेशन से हमने फोर्सेस निकाली। देन इसके सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों को क्या किया जाएगा, एड अप कर दिया जाएगा। नेट फोर्स, हाँ बिल्कुल इतना लंबा सवाल है, मैंने काफ़ी लंबा बनाया है, एक सवाल बुक में भी ऐसे लंबा दिया हुआ है, अमूमन इतने लंबे सवाल आते नहीं हैं। इसके छोटे वर्जन भी बुक में दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल, वो बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आए हुए, बिल्कुल छोटे छोटे उन्होंने दिए हुए, इतनी देर में तो सवाल ख़त्म भी हो चुका होता, उनको मैं कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। नेट फोर्स आ गई। अब जो चीज़ हमारे पास मिसिंग है वो है डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, वो d2 माइनस d1। अच्छा इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, d1 माइनस d2 का, तो ये बिल्कुल ऐसी तरह है, ए बी वेक्टर निकालना है हेड माइनस टी। अब वो तुम सोचोगे कि सामने का ऑर्डर क्यों नहीं मैटर है, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो वेक्टर का ऑर्डर का रिवर्स भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट तो एक में से दूसरा माइनस करना है, एक को तुमने d1 डिक्लेयर किया था डेटा में, एक को d2, तो d क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वो हो जाएगा जनाब -415 -371 एंड क्या आ जाएगा -7 -6 एंड देन क्या हो जाएगा 4। और इसको चलो IJK में लिख दो और तुम ये पूरा काम IJK में कर सकते हो। इससे पहले मैंने 9.3 में कई दफ़ा तुम्हें बोला। फोर्स वर्क क्या होता है, F डॉट डी। तो इतना लंबा सवाल तो मैंने नहीं देखा एग्जाम में आते हुए। ये मैंने फोर्स को उतार लिया ऊपर से एंड देन उसके बाद जो है डॉट कर रहा हूँ -7i -6 ऑफ j +4 ऑफ j -21 -24 +12 एंड वर्क कितना निकल के आया -33 और W इज टू कोई यूनिट्स नहीं दिए उसने आ किया जूल वगैरह, तो यू एन यूनिट्स लिख के आंसर दे दो। तो मेरा इरादा है अब हमें सेकेंड ईयर एक एक दिन बाद अपलोड करता रहूँगा। आज का क्लास वर्क होमवर्क तुम चाहो तो यहाँ से नोट कर लो या फेसबुक पे ये पेज लोड होगा तो वहाँ से तुम देख लेना। बहरहाल आज की क्लास में यही ख़त्म कर रहा हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।